नमस्कार, राष्ट्र की बात में आपका स्वागत है। आज यूपी की सियासत में उलटफेर का सिलसिला जारी रहा। योगी के सिपह सालारों का उनका साथ छोड़ने का सिलसिला जारी रहा। जिन पिछड़ों को साथ लेकर योगी सत्ता में आए थे, उन पिछड़ों के बड़े नेता अब अखिलेश के पाले में जा रहे हैं। क्या इन नेताओं के साथ बीजेपी के वोट पर भी असर पड़ेगा? आज फिर एक और मंत्री का इस्तीफा हो गया। योगी सरकार में आयुष मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और फौरन अखिलेश ने उनके साथ अपनी यह तस्वीर भी ट्विटर पर पोस्ट कर दी। सरकारी आवास धर्म सिंह सैनी ने खाली कर दिया। धर्म सिंह सैनी के साथ 3 विधायकों ने भी आज पाला बदल लिया। अब वो यूपी की चुनावी पिच पर अखिलेश की तरफ से बैटिंग करते हुए नजर आएंगे। बिधुना सीट से बीजेपी विधायक विनय शाक्य इस्तीफा दे दिया। शिकोहाबाद से विधायक मुकेश वर्मा इस्तीफा दे दिया। धौरहरा से विधायक बाला प्रसाद अवस्थी, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। ये जो एक एक करके आज और 4 इस्तीफे हुए हैं, वो भी कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा, 1 मंत्री और 4 विधायक आज इस्तीफा दे गए। उनके नाम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखाते रहेंगे। अब इस्तीफे की चिट्ठी में डॉक्टर धर्म सिंह सैनी, जो कि आयुष मंत्री थे योगी सरकार में, उन्होंने क्या लिखा है, पहले जरा वो सुन लीजिए। माननीय राज्यपाल जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मंत्रिमंडल में आयुष, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में रहकर पूर्ण मनोयोग के साथ उत्तरदायित्वों का निर्वहन किया। किंतु जिन अपेक्षाओं के साथ पिछड़ों, वंचितों, दलितों, किसानों और बेरोजगार नौजवानों ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से भाजपा सरकार बनाने का काम किया, उनकी एवं उनके जनप्रतिनिधियों के प्रति लगातार हो रही उपेक्षात्मक रवैये के कारण उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे रहा हूँ। सादर डॉक्टर धर्म सिंह सैनी। उत्तर प्रदेश का हर वर्ग जो भारतीय जनता पार्टी का कैडर का वर्कर था, जो पदाधिकारी था, उसका भी शोषण हुआ, उसकी मार पिटाई हुई है। पुलिस ने पूरे तरीके से उनका शोषण किया। कल आप भी सपा ज्वाइन करेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ? कल आप भी सपा? अब ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी बताएंगे, जो वो कहेंगे वो करेंगे। उन्होंने तो ट्वीट कर दिया है। ट्वीट कर दिया तो हम भी उनके साथ जाएंगे। ये बताइए और कौन कौन आ रहा है? और कौन कौन आ रहा है? अभी देखिए, आज तीसरा दिन है इस्तीफा देने का, आज तीसरा दिन है। इसी तरह रोज एक मंत्री 20 तारीख तक, प्रतिदिन 1 मंत्री, 3-4 विधायक रोज इस्तीफा देंगे। 20 तारीख, ये मान लीजिए 20 तारीख तक। तो धर्म सिंह सैनी न खुद इस्तीफा दे रहे हैं सिर्फ, बल्कि यह भी दावा कर रहे हैं आगे कई और इस्तीफे होंगे। मंत्रियों और विधायकों के हर दिन कोई ना कोई इस्तीफा देगा। अब तक करीब 14 विधायक और मंत्री मिलाकर बीजेपी का साथ छोड़ चुके हैं। पहले राधा कृष्ण शर्मा, फिर उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य। एक एक करके सारे नाम आपकी टीवी स्क्रीन पर आज इसीलिए दिखा रहा हूं। ब्रिजेश प्रजापति, भगवती सागर, दारा सिंह चौहान, अवतार सिंह भड़ाना और आज विनय शाक्य। फिर मंत्री आज जिन्होंने इस्तीफा दिया है वो तो हैं ही धर्म सिंह सैनी, फिर बाला प्रसाद अवस्थी हैं, मुकेश वर्मा हैं, वो भी बीजेपी को छोड़ गए। 2017 के चुनाव से पहले आपको याद होगा यही काम बीजेपी ने किया था, तमाम विपक्षी नेताओं को पार्टी ज्वाइन कराई थी। आज वही काम अखिलेश कर रहे हैं। धर्म सिंह सैनी का इस्तीफा हुआ और अखिलेश ने उनका स्वागत करने में कोई देरी नहीं की। अपने साथ धर्म सिंह सैनी की फोटो ट्वीट कर दी और क्या लिखा, जरा यह भी देख लीजिए। सामाजिक न्याय के एक और योद्धा डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी के आने से सबका मेल मिलाप, मिलन कराने वाली हमारी सकारात्मक और प्रगतिशील राजनीति को और भी उत्साह और बल मिला है। सपा में उनका ससम्मान हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। 22 में समावेशी सौहार्द की जीत निश्चित है। उधर आज बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक जारी रही। सूत्रों के मुताबिक बड़े नेताओं के चुनाव लड़ने पर बड़े फैसले लिए गए हैं। योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं। अभी तक चर्चा चल रही थी, लेकिन अब काफी हद तक इस पर मोहर लग गई है। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा लखनऊ की किसी सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कौशांबी जिले की सिराथू सीट से प्रत्याशी हो सकते हैं। ये बड़े फैसले आज बीजेपी की तरफ से लगभग ले लिए गए हैं। बीजेपी वही खेल खेलने में जुटी है जो कभी 2019 के चुनाव में प्रधानमंत्री ने काशी से चुनाव लड़कर खेला था। पीएम ने पूर्वांचल को साधा था और योगी भी अब लगता है उसी राह पर हैं। अयोध्या से चुनाव लड़कर वो अपनी हिंदुत्ववादी छवि को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं।
साथ ही उनका यह दाव पूर्वांचल की कई सीटों पर भी असर डाल सकता है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद केशव प्रसाद मौर्य मीडिया के सामने आए और कहा, यूपी में उम्मीदवारों को लेकर चर्चा हुई। बैठक में 172 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई है। साथ ही दावा यह भी किया गया कि 2017 से भी ज्यादा बड़ी जीत इस बार बीजेपी दर्ज करेगी। बैठक के माध्यम से जो 172 सीटों को लेकर चर्चा हुई बहुत सार्थक हुई और भारतीय जनता पार्टी शानदार विजय, जैसी विजय हमने 2017 में प्राप्त की थी उससे भी शानदार विजय हम 2022 में प्राप्त करेंगे। इस सब के उलट स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर आज मीडिया के सामने आए और आरएसएस को नाग, बीजेपी को सांप करार दे दिया। साथ ही खुद को नेवला बताते हुए बीजेपी को खत्म करने की बात कही। जरा सुनिए क्या बोले स्वामी प्रसाद मौर्य। जो दूसरों का हक निगले, जो अनुसूचित जात जनजाति का आरक्षण अजगर की तरह निगल जाए, जो पिछड़ों का आरक्षण सीधे सीधे मस्त होकर के चट कर जाए, स्वाभाविक रूप से ऐसे नाग रूपी आरएसएस और सांप रूपी भाजपा को स्वामी रूपी नेवला उत्तर प्रदेश की धरती से खत्म करके ही दम लेगा। नाग, सांप, नेवला। उधर आज कांग्रेस ने भी अपना दांव खेल दिया। ज्यादातर महिलाओं को लेते हुए अपनी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। 125 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में 50 महिलाओं को टिकट दिया गया है। जो बड़े नाम हैं इस लिस्ट में अहम, वो भी देख लीजिए। नोएडा से पंखुड़ी पाठक को टिकट दिया गया है। फर्रुखाबाद से सलमान खुर्शीद की पत्नी लुइस खुर्शीद हैं। उन्नाव रेप पीड़िता की मां को टिकट दिया गया है। पूनम पांडे नाम की आशा वर्कर को टिकट दिया गया है। सोनभद्र नरसंहार कांड आपको याद होगा, उस कांड के पीड़ित रामराज गोंड को प्रत्याशी बनाया गया है। सीएए एनआरसी प्रोटेस्ट का चेहरा रही सदफ जफर को टिकट दिया गया है। टिकट का ऐलान करते हुए प्रियंका गांधी ने क्या कुछ और कहा, जरा सुनिए। 125 प्रत्याशियों की सूची है जिसमें से 50 महिलाएं हैं। इस सूची में 40% महिलाएं हैं और 40% युवा भी हैं। हमें आशा है कि इनके जरिए हम एक नई उम्मीद और एक नई तरह की राजनीति प्रदेश में उभार पाएंगे। जो महिलाएं हैं उनमें से कुछ पत्रकार हैं, एक अभिनेत्री भी है, कुछ संघर्षशील महिलाएं हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी में रहते हुए सालों के लिए संघर्ष किया है। ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने बहुत अत्याचार भी देखा है अपने जीवन में और उसके खिलाफ लड़ा है। तो देखा आपने, चुनाव जब शुरू हो चुका है, हर पार्टी की अपनी अपनी सियासत, अपने अपने दावे, अपने अपने दाव। फिलहाल सियासत की नूरा कुश्ती में अखिलेश 20 मालूम पड़ रहे हैं। बीजेपी अखिलेश के दाव की काट खोजने में जुटी है, वहीं कांग्रेस अपनी अलग तरह की सियासत से सियासी बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने में जुटी है। इसीलिए राष्ट्र की बात में हमारा आज का सवाल बड़ा सीधा है। हर कोई पूछ रहा है बीजेपी में क्यों लगी इस्तीफों की झड़ी, क्या इससे बीजेपी पर कोई असर भी पड़ेगा? और दूसरा, अयोध्या से चुनाव लड़कर क्या यूपी योगी को साध लेंगे? क्या यह मास्टर स्ट्रोक है? राष्ट्र की बात में जल्दी से मेहमानों से पहले परिचय करा दूं। बीजेपी से आज राष्ट्रीय प्रवक्ता पार्टी की नुपुर शर्मा मेरे साथ जुड़ गई हैं। समाजवादी पार्टी से घनश्याम तिवारी आपकी टीवी स्क्रीन पे आ रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से शुचि विश्वास हैं। आशुतोष हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं। और मेरे साथ डॉक्टर संजय निषाद जुड़ गए हैं। निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं। बीजेपी की सहयोगी है निषाद पार्टी। सीटों के बंटवारे पे अंतिम चर्चा चल रही है। आप सभी का स्वागत। डॉक्टर निषाद, आपसे शुरू कर रहा हूं। डॉक्टर निषाद, आप बीजेपी के साथ जा रहे हैं, सीटों के बंटवारे पर चर्चा चल रही है, लेकिन बीजेपी में तो इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है। आपको भी चिंता हो रही है कि ये क्यों हो रहा है? कोई चिंता का विषय नहीं है कि जो कि इस्तीफा देने वाले जो लोग हैं इनको चुनाव आयोग ने चुनाव आचार संहिता लगते ही खारिज कर दिया है। चूंकि न वो मंत्री हैं न विधायक हैं,
वो चुनाव लड़के आए, जीत के आए, तब तो मंत्री और विधायक हैं। ऐसी परिस्थितियों में अगर इनके अंदर कुछ था तो ये पहले इस्तीफा देते, 6 महीने पहले, 1 साल पहले, तब माना जाता कि इनके इस्तीफा का कोई कारण है। अभी तो ये सारे विधायक और मंत्री 15 दिन पहले मोदी जी की मंच पर हमारे साथ, मेरे सामने सारे गुणगान गा रहे थे, तो 15 दिन के अंदर आवाज बदल रही है। तो ऐसे आवाज बदलने वालों को जनता सब जानती है और इनके आने जाने से कोई प्रभाव नहीं है। और चूंकि वोट जो होता है वो नीत पर होता है, और नीत पार्टी बनाती है, और पार्टियों के साथ पार्टी का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जिस तरीके से डॉक्टर संजय प्रिया पटेल जी हैं, निषाद पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, 2019 में जो गठबंधन है वही आज भी है। ऐसे नेता तो जो चुनाव नहीं जीत सकते थे, उनको समीकरण में हम तक लगता है कि नहीं टिकट मिलने वाला होगा, इसलिए उनको लगता होगा कि वो जनता के लिए नहीं मफूज रहे होंगे, सर्वे रिपोर्ट में नहीं आया होगा कि जीत सकते हैं, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी से उन्हें लगता होगा यहाँ नहीं है, चलो उधर चलो, ये तो इधर उधर है। आज के दिन में 2022 में भारतीय जनता पार्टी ने जो सीट निर्धारित की है उससे अधिक सीट जीतकर देने का लक्ष्य हम लोगों ने रखा। जिस तरीके से बसपा और सपा का गठबंधन 2019 में था, फिर भी मछुआ समुदाय लास्ट आवर में मोदी जी के साथ खड़ा हुआ, एक ऐतिहासिक जीत दिया। उसी तरीके से ऐतिहासिक जीत 2022 में निषाद पार्टी, चूंकि निषाद जो मछुआ समुदाय है वो मेरे संघर्षों, त्याग और तपस्या को सब जानता है, मेरे आंदोलन को जानता है, मेरी वकालत को जानता है कि मैं मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी से हर जगह लड़कर मैं मंच पर भी उनकी आवाज उठाता रहता हूं कि भाई मैं वकील हूं और इनकी समस्याएं हैं, 70 साल से सताए गए लोग हैं, पिछली सरकारों ने इनकी फाइल गायब कराई है, इनके आरक्षण पर डाका डाला है, ऐसी विसंगति पैदा की है, उसे दूर करने का काम भाजपा का। भाजपा उसके लिए बैठक भी की, उसने आरजीआई को लेटर भी लिखा। आज भी आरजीआई के 6 बजे बैठक है कि 70 साल 61 में हम 70 लाख थे, गिन के 3,000 कर दिया। हम केवट मल्ला, माझी, मझवार के पर्यायवाची जातियां हैं। ये केवट मल्ला जो संविधान में नहीं है उन्हें संवैधानिक रूप से कैसे मिल सकता है? हम मझवार का सर्टिफिकेट भी उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं दिया था। ऐसी सब परिस्थितियों में हम लोग हैं। और भारतीय जनता पार्टी की दोबारा 2022 में देखिएगा ऐतिहासिक जीत, जितना लक्ष्य निर्धारित किया उससे 2-4 अधिक सीट जब जिताएंगे तभी तो किंग मेकर की भूमिका में हम लोग आएंगे। नेता के पॉकेट में अगर वोट होता तो पार्टी बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आज के दिन में नेता आते जाते हैं, ये लोग पूरे 5 साल मलाई खाए, 5 साल सत्ता सुख भोगे, 5 साल में इन्हें कोई समाज का दर्द नहीं आया, न पिछड़ों का, न अपना, न तो समाज। अगर इन्हें दर्द आया था तो कभी सम्मेलन करते, कभी उनको लेके धरना देते, कभी उनको लेके बैठकें करते, कभी अपना नाराजगी जाहिर करते। उस समय तो इनको अपना पद और प्रतिष्ठा खोने का भय था, उस समय तो बोले नहीं। आज के दिन में लब लगा कि नहीं, दोबारा सीट नहीं मिलेगी, अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि जनता के दिलों पर अगर लोग राज करते, जन प्रतिनिधि होते, जनता इनके साथ होती, भारतीय जनता पार्टी क्यों जाने दे? आज के दिन में क्यों इनके टिकट कटते हो? इस तरीके से है, इनके साथ इनके आने जाने से कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। अच्छा डॉक्टर निषाद, एक चीज और बताइए, आपने कहा कि पिछली बार जितनी सीटें आई थी उससे भी कुछ एक ज्यादा ही सीटें इस बार आपका गठबंधन बीजेपी के साथ जीतेगा, तो कितनी सीटें आप कह रहे हैं? 325 आई थी पिछली बार गठबंधन की पूरी, इस बार कितनी सीटें? 2-3 सीट मतलब कितना? 330 कह रहे हैं आप, 335 कितना कह रहे हैं? मैं 5-6 सीटें तो निश्चित रूप से अधिक जितवाएंगे, क्योंकि 2017 में भाजपा के साथ नहीं था। 2014 में मैं राजनीति शुरू किया हूं, पहला आंदोलन किया था और सीएम हाउस घेरवाया था लखनऊ में, और उस समय आपने देखा होगा कांग्रेस और जो है बसपा साफ हो गई और सपा हाफ हो गई। भाजपा की सरकार नहीं थी, वो अब माफ होकर सत्ता आ गई। 2017 में चुनाव लड़ा, सपा बसपा एकदम से साफ हो गई। कांग्रेस और सपा का बड़ा गठबंधन था, फिर भी हार गए और हम लोग 72 सीटों पर लड़े और अच्छी खासी 6.25 लाख वोट पाए, मेरा एक विधायक जीत गया। 2019 में हम लोग आए और 2019 में देखा सपा और बसपा का गठबंधन था, फिर भी एक ऐतिहासिक जीत, डॉक्टर संजय निषाद पार्टी मछुआ समुदाय मोदी के साथ खड़ा हुआ, 40 सीटें। जब हम 2019 में मोदी के साथ आए, ऐतिहासिक जीत बसपा, आज बसपा अलग है तो निश्चित रूप से अधिक सीटें जीत कर देंगे 2022 में। लेकिन डॉक्टर निषाद, इस बार ऐसा लग रहा है अखिलेश ने बिल्कुल वैसा ही गठबंधन बनाने की कोशिश की है जैसा अमित शाह के नेतृत्व में बीजेपी ने बनाया था। गैर यादव ओबीसी और दलितों में मोस्ट बैकवर्ड एमबीसी, अति पिछड़ा, उन सबको मिलाकर ऐसा गठबंधन बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं। राजभर जी को ले गए अपने साथ, उधर अजीत सिंह को ले गए, उनकी पार्टी को, आरएलडी को, जयंत चौधरी को, फिर और छोटे छोटे दल अपने साथ मिला रहे हैं। अब स्वामी प्रसाद मौर्य को भी ले गए। बिल्कुल वही गठबंधन लग रहा है, वही सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं अखिलेश। देखिए
नेता और पार्टी में अंतर होता है ना। राजभर भाई 2019 में अलग से लड़ गए थे ना, पूछिए क्या सिनेरियो रहा, क्या दशा उनकी रही है। हम कहते हैं कि आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी के पास अनुसूचित मोर्चा है, वो चाय वाले को प्रधानमंत्री बनाते हैं, दर्जन भर मुख्यमंत्री ओबीसी के हैं। आज के दिन में ओबीसी के बहुत ढेर सारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं। आज के दिन में चिंता अगर मोदी जी करते हैं ओबीसी की, तो आज नेता नहीं किसी वर्ग का सुरक्षा करता बल्कि आयोग करता है। पिछड़ा वर्ग आयोग ऐसे लावारिस पड़ा था, ये लोग 30 साल से सपा बसपा केंद्र में सरकार चला रही थी, लेकिन पिछड़ा वर्ग आयोग को थोड़ा पनपने नहीं देती थी। मोदी जी ने कम से कम पिछड़ा वर्ग आयोग को संविधान का दर्जा दिया, जो जिस तरीके से अनुसूचित जात की सूची में अनुसूचित जात की सुरक्षा अनुसूचित जात आयोग करता है, वैसे पिछड़ा वर्ग आयोग करेगा। समय आएगा, अभी हम लोग 2 साल से मोदी जी के साथ हैं, 2022 जीतने दीजिए। आज के दिन में ढेर सारे मोर्चे हैं, संगठनात्मक रूप से संगठन में भारतीय जनता पार्टी हर जातियों को जगह दे रखी है। आज अखिलेश जी चुनाव के समय सबको इकट्ठा कर रहे हैं। अगर अखिलेश की ही लोकप्रियता रही तो 2014 में क्यों उनसे दूर हो गया? भाई सपा का और बसपा का बटन दबाना, कांग्रेस का बटन दबाना छोड़ दिया निषादों ने, पिछड़ों ने, दलितों ने, क्योंकि सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहती है कि जब सपा की सरकार आई तो 27% आरक्षण पर सभी जातियों की नौकरियों पर कब्जा जमा लिया इन लोगों ने। बसपा की सरकार आई तो सबका कर लिया। तो वो तो जनता जानती है ना, उनके बेटे जाते हैं किसी थाने पर तो कोई एक सिपाही नहीं पाते हैं, कहीं बीडीओ तहसील में जाते नहीं पाते हैं। तो जो पिछड़े दलित ठगे गए हैं 30 साल से सपा बसपा में, वो सारे लोग जानते नेता के वजह से। 2014 में देखिए हारना शुरू किए समाजवादी पार्टी, 2017 में हारी, 2003 बार से लगातार लोकप्रियता घट गई है। लेकिन इस बार तो डॉक्टर निषाद एक सेकंड, इस बार अखिलेश की रणनीति बड़ी साफ है। वो इस बार MY मुस्लिम यादव वोटों का जो उनका एक इमेज उनकी बनी हुई है उसको तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं वो। इसीलिए देखिए गैर यादव ओबीसी को भी अपने साथ ला रहे हैं, राजभर को भी अपने साथ ला रहे हैं, नहीं MBC मोस्ट बैकवर्ड को भी अपने साथ ला रहे हैं। वो साबित ये करना चाहते हैं कि योगी सरकार में ठाकुर राज चल रहा था, ठाकुर राज, और इसीलिए पिछड़ा नाराज था, इसीलिए पिछड़ा छोड़ के अब बीजेपी को जा रहा है और वो उसका स्वागत कर रहे हैं। नहीं तो इनके समय कौन सा राज चल रहा था? कम से कम 5 साल पहले तो ये हटे हैं। 5 साल पहले तो मालूम है ना कि यादव को देखकर लोगों को एलर्जी आती है। हमारे यहाँ देखे एक यादव अधिकारी था और 2 जीते हुए प्रमाण पत्र को हारे वाले को दे दिया था, 2 यादवों को, और ये कहता था भाई हम लोग 2022 में सरकार है, मुकदमा भले हो जाएगा, हम हो जाएंगे। तो यही यादवों को देखकर तो दूसरी जातियों में एलर्जी है ना, मुसलमानों को देखकर एलर्जी है ना। हम कहते हैं आज के दिन में जो तुष्टीकरण नीति अपनाई थी उसी को तो देखकर जनता इनसे हटी है। तो कौन सा नया है नेता? अच्छा, कितनी सीटें आएंगी डॉक्टर निषाद अखिलेश के इस गठबंधन की? यहाँ से वहां जा आपके रहे हिसाब से, आप तो जमीन से जुड़े नेता हैं, आपको अंदाजा होगा। मैं कहता हूं अब तो मैं अपने गठबंधन की बात कर सकते हैं। जितना सीट निर्धारित किया है एनडीए ने उससे 5-6 सीटें अधिक जिताकर देखूंगा। 10 मार्च को देखिएगा कैसे गिनती होती है। 160 सीट मछुआ बाहुल है। हम कहते हैं 70 सीटों पर हमारा बूथ लेवल कमेटी गठित है। हमारे पास कैडर हैं, भारतीय जनता पार्टी से कैडर है, और वोट नेता नहीं कैडर ट्रांसफर, सामाजिक ऊर्जा को राजनीतिक ऊर्जा में कार्यकर्ता बदलते हैं। कार्यकर्ता जो पॉलिटिकली ट्रेंड है भाजपा के पास, निषाद पार्टी के पास, जो जनता की सेवा में लगे हुए हैं, वो 24 घंटे उनसे ऊपर है। नेता आखिर इसी लायक आज चुनाव आयोग ने जब आचार संहिता लगा दिया, जब इनके सारे पावर छीन लिया। अच्छा, कितनी सीटें आप जिताते हैं? तो आप कितनी सीटें बीजेपी को जिताते हैं? कितनी सीटों पर असर है आपका? यही लगता है निश्चित। मैं कहते 160 सीटें जो मछुआ बाउल है उसमें मैं बीजेपी को अपने तरफ से उन्हें जिम्मेदारी लेकर उनको हम उस पर जिताने की व्यवस्था करेंगे। ठीक है, और आपको इस बार कितनी सीटें मिल रही है? खबर ये आ रही है कि आपकी पार्टी 15 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। उससे मैंने अधिक सीटें देखिए 15 से 18 सीटों के बीच में मिलेगी और भोजन भरी थाली से निषाद पार्टी चुनाव लड़ेगी। 2-3 सीटें ऐसी टेक्निकल जहां फंसेंगी, देखा जाएगा रणनीति के तहत, वहां हमारे कार्यकर्ता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से 2-3 सीटें लड़ सकते हैं। आज के दिन में हम अपने कार्यकर्ता जहां तैयारी थे, मैं जहां पहले से 7 साल से काम कर रहे थे, उन्हीं सीटों को मैंने रखा था और वही सीटें भारतीय जनता पार्टी देने का काम किया। ठीक है, और 2022 के चुनाव। ठीक है डॉक्टर निषाद, बहुत शुक्रिया न्यूज 24 पर राष्ट्र की बात में आने के लिए, बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर संजय निषाद पार्टी के अध्यक्ष, जो कि इस बार एनडीए का हिस्सा हैं, यूपी में कह रहे हैं कि जो लोग बीजेपी को छोड़कर जा रहे हैं, एनडीए का गठबंधन छोड़कर जा रहे हैं, सिर्फ मौका परस्ती कर रहे हैं, पछताएंगे।
अब राष्ट्र की बात में डिबेट शुरू करते हैं, लेकिन डिबेट शुरू करने से पहले आपको 3 तस्वीरें दिखाता हूं। यूपी में आज धर्म सिंह सैनी जो मंत्री थे योगी सरकार में, उन्होंने जो इस्तीफा दिया, अगर उसकी तुलना पिछले 2 मंत्रियों के इस्तीफों से की जाए, ऐसा लगता है बिल्कुल एक जैसी भाषा है इन सारे इस्तीफों में। पहली बात जो कही गई है वो ये कि मैंने पूरे जिम्मेदारी मनोयोग के साथ अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन किया। उसके बाद सबसे अहम एकदम कॉमन चीज जो इन तीनों इस्तीफों में है वो है कि दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगारों, इन सब की उपेक्षा हुई है। दलितों और पिछड़ों पर खास जोर दिया गया है। 3 इस्तीफे 3 मंत्रियों के लगभग एक जैसे। घनश्याम तिवारी, आप ही से शुरू कर रहा हूं। इन तीनों मंत्रियों के इस्तीफे एक जैसे क्यों हैं घनश्याम तिवारी? क्या यह समाजवादी पार्टी की रणनीति है, सोची समझी? नमस्कार माना जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। ये तीनों मंत्रियों के इस्तीफे एक जैसे हैं। सिर्फ इतना नहीं, उत्तर प्रदेश के सारे मुद्दे भी एक जैसे हैं। वो मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी चर्चा नहीं करती, लेकिन जो सामाजिक न्याय का सतरंगी समीकरण बन रहा है और उसके साथ साथ जो मुद्दे प्रबल होते जा रहे हैं, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो किसानों के मुद्दे हो, चाहे वो सामाजिक समरसता हो, ये अब स्पष्ट होने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी जिस धुरी पे चुनाव लड़ रही है, जनता उस धुरी को नकार रही है, उनके अपने नेता इस धुरी को नकार रहे हैं। और अगर आप कोई भी रिपोर्ट देखिए, जैसे कि आप एडीआर की रिपोर्ट देखिए 2016 से 2020 की, 182 एमएलएज अन्य पार्टियों से भारतीय जनता पार्टी में गए थे। इसकी तुलना में इन 5 सालों में केवल 18 एमएलए अन्य भारतीय जनता पार्टी से अन्य पार्टियों में गए। इसके कॉन्ट्रास्ट में अगर आप पिछले 1 महीने की बात देखिए तो लगभग 18 नेता भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके समाजवादी पार्टी में आए हैं। इनमें से 3 कैबिनेट मिनिस्टर हैं, 12 एमएलएज हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में एक भगदड़ मची हुई है। हमारे पास वो हम उस तरह का तंत्र प्रैक्टिस नहीं करते कि जिस तरीके से ऑडियो रिकॉर्डिंग्स आई थी कि कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता किसी को 5 करोड़ दे रहा है, किसी को 10 करोड़ दे रहा है, किसी को मंत्री पद दे रहा है, चुनी हुई सरकारों को तोड़ा जा रहा है। ये तो स्वयं देख रहे हैं कि अहंकार, अन्याय और अत्याचार वाली भारतीय जनता पार्टी का ये लंका दहन अभियान है। आ गए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आ गए हैं दारा सिंह चौहान हैं, और आने वाले अभी बहुत से हनुमान हैं। अगर आप देखिएगा कि लगातार भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके हर कोई जो उत्तर प्रदेश की बेहतरी के लिए अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को बनाना चाहता है, वो इसी तरीके से आता रहेगा। मैं थोड़ा सा और पॉइंटेड सवाल पूछता हूं, आपने जवाब नहीं दिया, और थोड़ा पॉइंटेड सवाल पूछता हूं। आपको भी पता है घनश्याम तिवारी, आपकी पार्टी की छवि MY से जुड़ी हुई रही है, मुस्लिम और यादव, और इसीलिए गैर यादव OBC आपके साथ नहीं जाता था। उसी तरह महादलित, क्या यह वही रणनीति है क्या कि बीजेपी ने जिस गैर यादव OBC को अपने साथ जोड़ा, MBC को अपने साथ जोड़ा और अपनी ताकत बनाया, आप बीजेपी की उसी ताकत को कमजोरी में बदलना चाह रहे हैं और अपनी इमेज भी बदलना चाह रहे हैं कि हम सिर्फ MY वाले नहीं हैं भैया, हमारे साथ देखो पिछड़े नेता भी आ रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि MY अर्थात महिला और यूथ, ये हमारा 2022 का समीकरण है। और जहां तक हम लोहिया जी के विचारों पर आधारित पार्टी है, सामाजिक न्याय के मिशन पर आधारित पार्टी है। ये जरूर है कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने 3 मुद्दों से जनता को बहका दिया। एक मुद्दा था अच्छे दिन आएंगे, अब उनके कोई नेता नहीं कहते अच्छे दिन आएंगे, सबको बुरे दिन दिखाए हैं। दूसरा था शमशान कब्रिस्तान की राजनीति, अभी भी कोशिश कर रहे हैं लेकिन सफल नहीं हो रहे। और तीसरा था कि अखिलेश यादव जी की सरकार में जो पिछड़ी जातियां हैं उनकी अवहेलना की गई। ये स्पष्ट हो गया जिस तरीके से मंत्री आ रहे हैं या विधायक आ रहे हैं। हर कोई कह रहा है कि तानाशाही और अत्याचार से भरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहकाया था और उनकी कोई सुनवाई नहीं होती थी। उन्हें मंत्री पद दिया गया था लेकिन उनको एक घुटन हो रही थी। तो ये मेरे पास एक बड़ी खबर आ रही है, एक सेकंड घनश्याम तिवारी, एक सेकंड, मेरे पास बड़ी खबर आ रही है। अभी तक जो सिर्फ चर्चा चल रही थी, सूत्रों से खबर आ रही थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं। अब यूपी के बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने इन नामों का ऐलान कर दिया है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष ने आधिकारिक घोषणा कर दी है, योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे। स्वतंत्र देव सिंह का यह बयान है। ब्रेकिंग न्यूज इस समय मेरे पास आ रही है, पुष्टि हो गई है उन खबरों की, उन अटकलों की जो कई हफ्तों से चल रही थी। योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे, इस खबर पर यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने मोहर लगा दी है। केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से चुनाव लड़ेंगे, इस पर भी मोहर लग गई है। और लखनऊ की किसी एक सीट से
दिनेश शर्मा उम्मीदवार होंगे, यह भी स्वतंत्र देव सिंह ने इसकी भी पुष्टि कर दी है। नुपुर शर्मा, इसी से शुरू कर रहा हूं, क्या रणनीति है नुपुर अयोध्या से योगी आदित्यनाथ को लड़ाने की? नमस्कार। योगी जी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जाहिर सी बात है जहां से भी लड़े, और पॉपुलर लीडर हैं। लगभग 26 साल की उम्र से माना आप कवर करते आए होंगे, 26 साल की उम्र से ही वो लोकसभा में सांसद भी रहे हैं। तो जो पार्टी का निर्णय है सीईसी का, पार्लियामेंट्री बोर्ड का, वो तो खैर मेरे मैंडेट में नहीं आता, तो हमें तो एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। आप ही के मैंने चैनल के ऊपर सुना है और ये बहुत अच्छा निर्णय है। अब आते हैं जरा थोड़ा घनश्याम तिवारी जी की बात पे। सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहूंगी कि जैसे ही सीईसी की बैठक हुई, आचार संहिता लगने के 3 दिन बाद, उसी दिन ये सारे के सारे रेजिग्नेशन लेटर्स आने शुरू हो गए। क्यों भाई? 4 साल 10 महीने आपको भाजपा और आरएसएस में सांप नहीं नजर आया, 4 साल 10 महीने आपको भाजपा दलित और ओबीसी विरोधी ये नजर नहीं आया। जब पिछले साल जब केंद्र मंत्रिमंडल में मानक जी लगभग 27 ओबीसी और 20 एससी और एसटी मंत्री चुने गए नरेंद्र मोदी जी द्वारा, तब आपको ये सब नजर नहीं आया। जब ओबीसी कमीशन का गठन किया, इस्टेब्लिश किया नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 2015 में, तब आपको ये नजर नहीं आया। ना आपको ये नजर आया कि डॉक्टर अंबेडकर के लिए भी जो काम किया है खुद बकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, तब आपको सब बढ़िया लग रहा था। साफ सी बात यह है कि जो सुर्खियों में मैं देख रही हूं कि कुछ टिकटों का तबादला हो सकता है, कुछ इधर उधर हो सकता है, कुछ कट भी सकती है टिकट, उसके चलते 4 साल 10 महीने बाद सबको याद आया कि भारतीय जनता पार्टी तो ओबीसी और दलित विरोधी है। तो इसमें आप क्या कहेंगे? आप मलाई खाने की बात कर रहे हैं, वो बात मैं भी कह दूंगी। जो अभी निशाद जी ने कही वो बात मैं भी कह दूंगी। दूसरी बात पर नुपुर कैसा लगता है ये भी तो देखिए ना। एक सवाल पूछा, लगता कैसा है ये? बोलना चाहूंगी, परसेप्शन कैसा बनता है? देखिए ना, 14 विधायक जिसमें 3 मंत्री अगर 3, 4, 5 दिन में ही छोड़ के चले जाएं, और जैसा घनश्याम तिवारी कह रहे हैं, वो तो यही कहेंगे भगदड़ मच गई है। देखिए, इससे पता लगता है कि किस तरफ सियासी हवा बह रही है। देखिए, अगर टिकट अनाउंस हो चुके होते, सपोजिंग टिकट अनाउंस हो चुके होते मानक जी, उसके बाद जिनकी कटी होती उनको क्या समाजवादी पार्टी अंदर लेते हैं? सबसे पहला सवाल तो ये आ जाता है। टिकट डिक्लेयर हुई है। आगे जरा मैं एक चीज और बताना चाहूंगी, घनश्याम यहाँ पे आंकड़े बता रहे थे, कुछ आंकड़े मेरे पास भी हैं। 2014 से 519 नेताओं ने अपनी पार्टियों का तबादला किया है। 519, जिसमें से 2014 से 2021 के बीच में केवल 33 नेताओं ने तबादला किया है। कितने? केवल 33। और अगर आज का भी मिला लूं तो 36। तो इतना मैं पूछना जरूर चाहूंगी। आपने 2 सवाल पूछे, उसका जरा जवाब मैं भी चाहती हूं। आपने कहा कि रेजिग्नेशन लेटर की लगभग एक ही भाषा है। देखिए, नकल में भी अकल चाहिए होती है। अगर आप अकल की अपेक्षा कर रहे हैं समाजवादी पार्टी से, तो माफी चाहती हूँ, ये तो होगा नहीं। और दूसरी बात मैं जरूर कहना चाहूंगी, इतनी नकल कर दी कि त्रिपाठी जी का भी एक नकली रेजिग्नेशन लेटर जारी कर दिया था। बेचारे त्रिपाठी जी को बकायदा कल आप लोगों के सामने आके बताना पड़ा, मैं पार्टी नहीं छोड़ के जा रहा, मैं समर्पित कार्यकर्ता हूं। सोमवार की शाम को एक बसपा के एक बड़े नेता ने मेरे से टीवी बहस पे, मैं उस टीवी बहस पे थी, सपा के प्रवक्ता से क्या पूछा, अरे तुम्हारे पास तो नेता ही नहीं है, चुनाव लड़वाने के लिए कैंडिडेट ही नहीं है, तुम तो अभी गली गली भटक रहे हो लोटा लेके कि कोई भी तुम्हारे टिकट पे चुनाव लड़ ले। तो आज वो नजर आ रहा है। और दूसरी बात मैं पूछना चाहूंगी मुस्लिम यादव वोट बैंक पे, अगर इतना ही ओबीसी की चिंता है तो किसी नॉन यादव को चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट क्यों नहीं डिक्लेयर करती समाजवादी पार्टी? नुपुर, लेकिन आपने अभी भी जवाब नहीं दिया। मैं फिर पूछ रहा हूं, आपने जो मुद्दा उठाया मैं उसी पे ही हूं अभी। उसके बाद आ रहा हूं शुचि आशुतोष, आ रहा हूं। बीजेपी अखिलेश ये साबित करना चाह रहे हैं कि आपकी सरकार में योगी राज में ठाकुरवाद चल रहा था, ठाकुरवाद, और पिछड़ों को बहुत अपमानित महसूस हुआ, इसीलिए छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। हर दिन देखिए कुछ ना कुछ हो रहा है। परसेप्शन की लड़ाई में आप पिछड़ते हुए लग रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता ऐसा? देखिए, एक चीज मानक जी, अगर आप कहते हैं कि चुनाव केवल मीडिया से लड़ा जाता है तो मैं माफी चाहती हूं। पिछली बारी मैंने बहुत सारी डिबेट करी थी 2017 में नोएडा के आपके सभी स्टूडियोज में से मुझे एक पत्रकार नहीं ऐसा मिला था जिसने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की फुल मेजॉरिटी की सरकार आएगी। यह आपके ओपिनियन पोल्स ने भी नहीं कहा था। 168 मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स दी गई थी हमें 2017 के चुनाव में, किसी भी ओपिनियन पोल में। चुनाव का परसेप्शन ग्राउंड पे लड़ा जाता है। जो मैंने अभी तमाम आपको नीतियां बताई, काम गिनाए, जब आप नौकरी, मैं रोजगार की बात नहीं कर रही, जब आप नौकरी लगभग 6 लाख दे देते हैं, जब आप 42 लाख घर बना देते हैं,
जब आप अर्थव्यवस्था में इतना सुधार लाते हैं कि देश के अंदर नंबर 2 पे, महाराष्ट्र के बाद नंबर 2 पे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था अपने आप को पाती है, जब आप लगभग सभी के घर में शौचालय, गैस कनेक्ट, जमीन के ऊपर जिस पिछड़े अति पिछड़े के घर के अंदर आप राशन पहुंचाते हैं महामारी के बावजूद, वो जिस दिन वोटिंग होती है उस दिन वो काम के लिए वोट करते हैं। ओके, ऑल राइट। शुचि, पहले तो आपका रिएक्शन, ये जो घनश्याम तिवारी कह रहे हैं, आप भी सहमत हैं क्या कि ये जो भगदड़ मची है ये कुछ कह रही है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्कूल ऑफ थॉट है, अनुवादी अप्रोच पर आधारित है और उनकी जो पॉलिटिक्स अप्रोच है उसमें स्त्रियों के लिए, दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, आदिवासियों के लिए उनके विमर्श में उनका कोई स्थान ही नहीं। और हालांकि ये बात जरूर है कि भाई अवसरवादी। सुशी, एक सेकंड आपको रोक रहा हूं, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। एक सेकंड आपको रोक रहा हूं, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, उसे ठीक करवा रहा हूं मैं। इतने आशुतोष आपके पास आ रहा हूं। आशुतोष, पहले ये जो अभी स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, पहले इसका थोड़ा एनालिसिस करिए। एक सीएम और दोनों डिप्टी सीएम को चुनाव में उतारेगी बीजेपी, योगी को अयोध्या से, आपको लगता है इसके पीछे एक खास रणनीति है और कितनी कारगर साबित हो सकती है वो रणनीति? नहीं, रणनीति तो बिल्कुल स्पष्ट है। रणनीति इस लिहाज से क्योंकि अयोध्या से योगी आदित्यनाथ को अगर चुनाव लड़ना है तो ये थोड़ी हैरानी की बात इसलिए भी है क्योंकि योगी आदित्यनाथ सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के एक नेता नहीं है, वो गोरक्षक पीठ जो है उसके पीठाधीश्वर भी हैं। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि गोरखपुर उनकी कर्मभूमि राजनीतिक तौर पर भी है और वो वहां के एक तरीके से रिलीजियस हेड भी हैं। तो ऐसे में जब वो गोरखपुर छोड़कर जब अयोध्या जाते हैं तो कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। क्या उन्हें इस बात का भरोसा नहीं है कि गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे तो जीत जाएंगे? मुझे लगता है कि जब आप अयोध्या जाने की बात करते हैं या अपनी वो सीट छोड़ने की बात करते हैं जहां से आप 5 बार लगातार मुख्यमंत्री बने, लगातार आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, तो ये विपक्ष के हाथ में एक बहुत बड़ी एक तरीके से कह सकते हैं वो रणनीति दे रहे हैं। विपक्ष बार बार इस सवाल को खड़ा करेगा कि आप अपनी सीट छोड़कर क्यों भाग रहे हैं। और मैं बार बार कह रहा हूं, जो गोरखनाथ जो टेम्पल है, जो पीठ है, ये आज से नहीं है, ये 15वीं शताब्दी से है और हिंदुस्तान में उसकी बहुत बड़ी मान्यता है और उत्तर प्रदेश में उसकी मान्यता इस हद तक है कि काशी विश्वनाथ टेम्पल के बाद उसको माना जाता है। तो अगर वहां का पीठाधीश्वर अगर अपनी जगह छोड़कर अगर अयोध्या जा रहा है तो उसके कुछ मायने जरूर होंगे। दूसरी बात, अभी जो बात की जा रही थी, संजय निषाद जी जो बात कह रहे थे, मुझे अभी तक याद है कि संजय निषाद ने दिसंबर के महीने में भारतीय जनता पार्टी को साफ तौर पर एक चेतावनी दी थी कि अगर चुनाव के पहले अगर आरक्षण नहीं मिला तो भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लाले पड़ जाएंगे। तो अब संजय निषाद की भाषा क्यों बदल रही है, इसका भी जवाब उनसे पूछना चाहिए था। तीसरी बात, जहां तक ओबीसी लीडर्स की छोड़ने का सवाल है, मैं बार बार इस सवाल को उठा रहा हूं और बार बार इस सवाल को कह रहा हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य हो या धर्म सिंह सैनी हो या फिर दारा सिंह चौहान हो, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ग्राउंड में क्या इन जातियों के अंदर किसी तरीके की बेचैनी पैदा हुई है भारतीय जनता पार्टी को लेकर, यह ज्यादा चिंता की बात है। क्योंकि ये छोटी पार्टियों के नेता हैं, ये तब तक पार्टी नहीं छोड़ते हैं जब तक उन्हें इस बात का एहसास होता है कि ये पार्टी उनको जिता सकती है, ठीक है, या इस पार्टी के साथ उनका जो वोट बैंक है वो उनके साथ जुड़ा हुआ। अगर वो वोट बैंक खिसकेगा तो इनकी न केवल राजनीति खत्म हो जाएगी बल्कि पूरी तरीके से एक तरीके से खत्म हो जाएंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को चिंता करनी चाहिए क्योंकि सैनी, शाक्य, मौर्य, काछी, कुशवाहा, ये सारी वो जातियां हैं मौर्य जो उत्तर प्रदेश में 8% वोट इनका है और यादव और कुर्मी के बाद ये तीसरी सबसे बड़ी बैकवर्ड कास्ट है। और अगर ये छोड़ रही है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का सबब होना चाहिए। ओके आशुतोष, मैं जो आपने पहला जवाब दिया योगी के अयोध्या से चुनाव लड़ने पर, उस पर आ रहा हूं। आप कह रहे हैं विपक्ष के हाथ में हथियार होगा कि योगी गोरखनाथ छोड़कर अयोध्या क्यों जा रहे हैं, गोरखपुर छोड़कर। इसको इस तरह से क्यों ना देखा जाए कि वो अयोध्या आ रहे हैं और उसके पीछे एक रणनीति है, क्योंकि वहां पर राम मंदिर को एक बड़ा मुद्दा बनाना है इस चुनाव में, और अयोध्या से योगी के चुनाव लड़ने से पूरा अवध क्षेत्र प्रभावित होगा, पूर्वांचल का काफी हिस्सा प्रभावित होगा, और सिर्फ वो हिस्सा नहीं, पूरे यूपी में हिंदुत्व की लहर को अगर मजबूत करना है, मंडल कमंडल, आखिर लड़ाई वही है, उसमें अगर मंडल को फिर से मजबूत करना है तो उसमें बीजेपी के लिए अच्छा हथियार हो सकता है। ये देखिए, अगर हिंदुत्व की लहर चल रही होती तो स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी और दारा सिंह चौहान जैसे नेता छोड़ के नहीं जाते भारतीय जनता पार्टी। दूसरी बात, अयोध्या एक ऐसी सीट है जहां से हिंदुत्व की लहर उठती नहीं है। यह बात कहने में थोड़ी तकलीफदेह जरूर देती है, लेकिन जिन लोगों को याद होगा कि उत्तर प्रदेश में जब बाबरी मस्जिद ढही थी उसके बाद उसी उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीत पाई
और वहां पे मुलायम सिंह यादव और बसपा के बीच में जब गठबंधन था तो उनकी सरकार बनी थी। तो अगर बाबरी मस्जिद डिमोलिशन के बाद भी अगर हिंदुत्व की लहर नहीं उठी और भारतीय जनता पार्टी की बनी बनाई सरकार चली गई, तो आज इस बात की क्या गारंटी कि अयोध्या से योगी आदित्यनाथ लड़ेंगे और वहां से हिंदुत्व नहीं, हमारे पास पास्ट एक्सपीरियंस भी है ना। जब नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से चुनाव लड़ा था काशी से, उसका काफी असर हुआ था, ये तो मानेंगे आप। उसी तरह का असर शायद वही मॉडल रेप्लिकेट करने की कोशिश हो सकती है। मैं कई बार इसको टीवी चैनल्स पे कह चुका हूं और कई बार मैंने इसको लिखा भी है कि नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ में जमीन आसमान का फर्क है। योगी आदित्यनाथ 2017 में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार और दावेदार नहीं थे, और ना ही योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने कोई चुनाव जीता है। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उनको किसी बड़े नेता की जरूरत नहीं पड़ती थी कि उनके कंधे पर हाथ रख के कोई आदमी उनको समझाने की बात करे। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जब वो 2002 का चुनाव लड़ रहे थे, उस वक्त भी उन्होंने केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को गुजरात में वो पलट नहीं होने दी थी जो दरअसल वो चाहते थे। तो मोदी एक अलग तरीके के नेता है, योगी आदित्यनाथ दूसरे तरीके के नेता है। योगी आदित्यनाथ वो नेता है जिनके अपनी पार्टी के विधायक, 100 से ज्यादा विधायक विधानसभा के अंदर धरने पर बैठ जाते हैं। योगी आदित्यनाथ वो नेता है कि जब कोविड होता है तो उनके अपने ही कैबिनेट मिनिस्टर, अपने ही एमएलए चिट्ठी लिखकर उनकी धज्जियां उड़ा देते हैं। यह काम कभी नरेंद्र मोदी के जमाने में गुजरात। ठीक है, ऑल राइट, नुपुर जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले शुचि के पास जा रहा हूं। शुचि को बिल्कुल मौका नहीं दे पाया मैं। शुचि, आपकी आवाज उम्मीद है अब आएगी, बोलिएगा। पहले ये बीजेपी में मची भगदड़ पर आपका क्या कहना है? देखिए, जो संघ का स्कूल ऑफ थॉट है, उस विमर्श में ही कहीं भी दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, महिलाओं के लिए, आदिवासियों के लिए कोई स्थान नहीं है। अब डूबता हुआ जहाज है भारतीय जनता पार्टी, और अपनी नाकामियों को सिवाय मंदिर की आड़ में छुपाने के, क्योंकि सांप्रदायिकता आधारित पार्टी है। योगी आदित्यनाथ जी ने पूरे प्रदेश में 9 इंच का कोई ईंटा तो लगाया नहीं। अखिलेश जी की योजनाओं को अपने नाम किया है, केंद्र में यूपीए सरकार की योजनाओं का। अभी उन्होंने नकल के लिए अकल की आवश्यकता की बात की थी, तो नकल करने में तो ये इतने एक्सपर्ट है कि जीएसटी से लेके किसी भी चीज की ड्राफ्टिंग तक, केंद्र में यूपीए की नकल और प्रदेश में अखिलेश जी की नकल। मौलिकता का तो भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा अभाव है। और अगर एजुकेशन की भी बात किया जाए तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स और सभी की डिग्रियां ऑलमोस्ट आरटीआई से अगर मांगी जाए तो डिप्टी सीएम केशव मौर्य खुद भी हो तो भी। दूसरा, केशव प्रसाद मौर्य जी को भी चेहरा 2017 में बनाया गया था, बाद में उनकी क्या हश्र हुआ। जब मठाधीश की एंट्री होती है तो उनकी पट्टिका भी उतार दी जाती है। जब उन्होंने सर उठाने की कोशिश की तो कभी कभी बंसल का हत्याकांड, कभी कभी उनकी खुद की डिग्री और तमाम सारे विषय। तो बीजेपी का तो विमर्श ही बिल्कुल डिफर है, और ये सब बहुत सीजन्ड पॉलिटिशियन है, तो ये बिल्कुल महसूस कर सकते हैं कि चाहे अनुदेशकों की समस्या हो, चाहे शिक्षा मित्रों की समस्या हो, चाहे बीएड अभ्यर्थी रहे हो, चाहे टीटी अभ्यर्थी हो रहे हो, चाहे आशा बहुओं की समस्या हो, चाहे भोजन माता, चाहे रसोईया, चाहे बेरोजगारी, चाहे जो पैंडेमिक का जो फेल्योर रहा गवर्नमेंट का कि नाइजीरिया से बह करके लाशें आई और सरकार ने सिर्फ डेटा मैनिपुलेशन और हेडलाइन मैनेजमेंट किया, तो टैक्स पेयर्स के पैसे को अपना चेहरा चमकाने के लिए इस्तेमाल किया। और रही बात 5 बार मुख्यमंत्री जी के गोरखपुर, तो आप गोरखपुर की दुर्गति देखिए, जल निकासी और जल बहाव की वहां भारी समस्या है, ट्रैफिक की वहां भारी समस्या। तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर रहने के बाद ये लोग सिर्फ कम्युनल क्लैश में बिलीव रखते हैं, ये सिर्फ कम्युनल पॉलिटिक्स करते हैं। एक्चुअली ये कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से सरकार चलाने में ना कभी विश्वास किया, ना संविधान की रक्षा करने का, ये दायित्व का निर्वहन करने में विश्वास रखते हैं। तो ये वही भगदड़ है, ये इनके पतन के संकेत है जो बहुत शीघ्र इनको विजिबल होंगे। ओके, नुपुर आपको दोनों का जवाब देना है, आशुतोष का भी और शुचि का भी। हाँ, आशुतोष जी से तो मैं एक ही चीज पूछना चाहूंगी। उन्होंने आपके 2 सवालों पे 2 ऐसे जवाब दिए कि वो अपनी बात को ही नकार गए। पहले कहते हैं कि भैया गोरखपुर छोड़ के जा रहे हैं, अयोध्या में सेफ सीट ढूंढ रहे हैं। आपके दूसरे सवाल पे उन्होंने ये कह दिया अयोध्या कोई सेफ सीट नहीं, बीजेपी जीतती नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर किसको कहां से टिकट मिलेगा और कौन टिकट कहां से छोड़ रहा है, देखिए अभी तक तो निर्णय हुआ नहीं। शायद आशुतोष जी हमारी पार्टी की सीईसी और पार्लियामेंट्री बोर्ड में बैठते होंगे कि इनको सब पता है 403 सीटों पे कौन कहां से लड़ रहा है। साफ सी बात यह है कि निर्णय पार्टी का है। नहीं, निर्णय हो गया ना, स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा। नुपुर, स्वतंत्र देव सिंह ने कह दिया। मैं जवाब दे दूं, हाँ। मैं जवाब दे दूं, प्लीज आप उसके बाद पूछ लीजिएगा। एक तरीके से मैं समझाऊं तो ये समाजवादी पार्टी वर्सेस बीजेपी का चुनाव है। मतलब के 20% वो नकारात्मक शक्तियां जो समाजवादी पार्टी की है, जो जिन्ना तक को चुनाव में लेके आए, और 80% वो सकारात्मक शक्तियां जो कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स में और विकास की बात करती हैं, सबका साथ सबका विकास की बात करती हैं। तो जिन लोगों ने कर सेवकों के ऊपर गोली चलाई थी वर्सेस जिन्होंने भव्य राम मंदिर का जो स्वप्न था वो पूरा करके दिखाया, चाहे वो कोर्ट में हो संवैधानिक तौर तरीके से, चाहे वो
और आज जिस तरीके से उस मंदिर को बिल्कुल साकार होता हम सबके सामने हम न देख रहे हैं, वी आर स्पेक्युलेटिंग इट, वी आर आई विटनेसेस टू दिस ग्रेट सिविलाइजेशनल चेंज इन दिस कंट्री, वो वाली लड़ाई है। अब रही कांग्रेस की बात, जरा सोनिया गांधी की डिग्री कहां से आई थी, जरा मुझे याद दिलाइएगा। कांग्रेस के तो इतने बुरे हाल है कि अपनी एक महिला नेता से एक स्टेज मैनेज अपने ही पैर के ऊपर गोली चलवा दी ताकि उनको टिकट मिल जाए। अब उनकी चोरी भी पकड़ी गई, क्या नाम है उनका, रीटा यादव। ये तो कांग्रेस के हाल है। कांग्रेस ने जब समाजवादी पार्टी की साइकिल पे हाथ मारा था तो पंचर तक हो गई थी। जिनका खुद का कुछ अस्तित्व नहीं है वो बड़े बड़े बयान करती है। हाँ, आपको अगर कोविड की चिंता है तो ऑस्ट्रेलिया के सेनेटर WHO और हार्वर्ड फालतू के अंदर योगी आदित्यनाथ जी की तारीफ नहीं कर रहे थे। साथ ही साथ मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, जब 8 मृतकों की, कोविड से मृतकों की डेड बॉडीज को आपने एक ही चिता पे आग लगा दी थी महाराष्ट्र के अंदर, तब आप कहां गई थी? तब आपको कोविड की चिंता नहीं थी। अच्छा नुपुर, ये जो 14 लोग छोड़ के गए आपकी पार्टी को, ये 80 में आते हैं 20 में आते हैं? ये जो 14 लोग छोड़ के गए हैं, आपने कहा 80-20 की लड़ाई है, ये 80 में आते हैं या 20 में आते हैं? क्योंकि आपने सवाल पूछा, आपने मुझे एक याद दिलाई, स्वामी प्रसाद मौर्य जी जरूर छोड़ के गए, लेकिन आप लोग की अटकलें दिखा रहे क्योंकि उनके बेटे को टिकट नहीं मिल रहा था। अभी आशुतोष जी ने कहा कि छोटे छोटे नेता छोड़ के जा रहे हैं, ऐसे तो परसेप्शन बन रहा है। उनकी बेटी छोड़ के नहीं गई है, उनकी बेटी ने तो बकायदा टीवी पे आके, संघमित्रा जी ने टीवी पे आके कहा है कि मैं आज भी भारतीय जनता पार्टी से सांसद हूं और भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहूंगी। तो इसको क्या माने कि परिवार के अंदर ही भेद हो गया? हाँ, परिवार के भेद से याद आया, हरिओम यादव जी जो अपने परिवार, यादव परिवार को नहीं संभाल पा रहे, वो हमारी पार्टी में आ गए हैं। वो क्या तो जनता को संभालेंगे, क्या उत्तर प्रदेश को संभालेंगे? घनश्याम तिवारी, क्या ये कमंडल और मंडल की लड़ाई दिख रही है क्या? उधर से योगी आदित्यनाथ अयोध्या से उतर रहे हैं, इधर आप सोशल इंजीनियरिंग में लगे हुए हैं। देखिए, आदित्यनाथ जी का टिकट कट चुका है, टिकट मिला नहीं है, टिकट कट चुका है गोरखपुर के लिए। 10 मार्च को आदित्यनाथ जी आएंगे, अखिलेश जाएंगे और अखिलेश जी आएंगे। 10 मार्च का जनादेश आ रहे हैं अखिलेश, हमारा अभियान है। जहां तक ये सोचिए कि ये 80-20 की आपने बात की, जिसको भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत लच्छेदार तरीके से बताते हैं, 80-20 हेट स्पीच है और देश के चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए, स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। कोई भी सोशल लिसनिंग का टूल इस्तेमाल कीजिए, आपको पता चलेगा कि इस तरह की स्पीच किस तरीके से हेट को ट्रिगर करती है। आप उसको यूट्यूब पे यूज कीजिए या फिर फेसबुक पे यूज कीजिए, ये जानकारी मिल जाएगी। अगर आज चुनाव आयोग इसका संज्ञान नहीं लेता है तो कल इस तरह की हेट स्पीचेस और बढ़ेंगी। अच्छा, वो इमरान मसूद को भी कह दीजिएगा कि वो भी इस बार के चुनाव में हेट स्पीच ना दें, वो लव स्पीच वैसे कह रहा हूं। बिल्कुल, जहां तक समाजवादी पार्टी का हम किसी के बीच में नहीं बोल रहे थे, समाजवादी पार्टी का सवाल है, ये आदित्यनाथ जी का डेस्परेशन है। 4.5 साल 5 साल की सरकार भारी बहुमत के बाद चलाने के बाद उनकी पार्टी नहीं कह रही है अब की बार योगी सरकार, हम कह रहे हैं आ रहे हैं अखिलेश, ये नहीं कह पा रहे अब की बार योगी सरकार। क्यों? ये इनको पता था कि 6 महीने रटने के बावजूद वो अभियान फ्लॉप हो गया। अमित शाह जी को आकर के कहना पड़ा कि अभियान अब ये होगा कि 2024 में मोदी जी को जिताना है तो 2022 में भारतीय जनता पार्टी को जिताओ। तो भारतीय जनता पार्टी इस समय ना उनके पास मुद्दा बचा है, न नेता बचा है, न अपने काम का कोई लेखा जोखा बचा है, ले देकर 80-20 जैसे हेट के एजेंडा बचे हैं। लेकिन घनश्याम तिवारी, आप बीजेपी की स्ट्रेटेजी मुझे पता है बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं, लेकिन आप उस बहस में पढ़ते नहीं है। आप बहुत स्मार्ट स्पोक्स पर्सन है, मैं जानता हूं, लेकिन मेरा कर्तव्य है सवाल पूछना, मैं फिर से पूछूंगा। आपको नहीं लगता अयोध्या से एक भगवाधारी सीएम का योगी आदित्यनाथ का चुनाव लड़ना पूरे प्रदेश में एक संदेश देगा? और बीजेपी वही चाहती है, हिंदुत्व का मुद्दा मजबूत हो, एक लहर चल पड़े उत्तर प्रदेश के इस चुनाव में, जबकि आप उस तरफ छोटी छोटी जातियों को एक साथ जोड़ रहे हैं। क्या ये कमंडल वर्सेस मंडल की लड़ाई एक बार फिर से खड़ी हो रही है क्या यूपी में? अगर चुनाव में स्थिति ऐसी होती कि मुद्दों को एडवर्टाइज करके, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े प्रचार करती है, मुद्दों को प्रचार करके लोगों को अवगत कराना पड़ता है कि देखिए आपके मुद्दे ये हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव अभियान चल सकता था। लेकिन इस समय तो मुद्दे मुंह बाए लोगों के सामने खड़े हैं। लोगों को पता है कि बेरोजगारी है, घर घर में है, भारतीय जनता पार्टी कितना भी प्रचार करे वो मिटने नहीं वाली है। अयोध्या से आदित्यनाथ के लड़ने से क्या बेरोजगारी मिट जाएगी? क्या इसका कोई जवाब है? एक सेकंड आपको रोकना पड़ेगा, एक सेकंड रोकना पड़ेगा। मेरे पास एक बुरी खबर आ रही है और वो एक ट्रेन एक्सीडेंट की है। एक रेल हादसा हुआ है, उसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं और कुछ ही देर में उसकी डिटेल्स भी आएंगी। एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन अभी थोड़ी देर में उसकी डिटेल जब तक कंफर्म ना हो जाए तब तक मैं इंतजार कर रहा हूं। आशुतोष, क्या ये कमंडल वर्सेस मंडल का चुनाव बनता जा रहा है क्या, उत्तर प्रदेश का चुनाव? आशुतोष,
इसको कमंडल वर्सेस मंडल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी को फायदा होने वाला नहीं है। और मुझे नहीं लगता है कि 80 और 20 की बात करके इस देश के अंदर कोई चुनाव जीत भी सकता है। ये ब्लेटेंटली हेट स्पीच है और ब्लेटेंटली कोड जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसका वायलेशन है, और इलेक्शन कमीशन को इसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए। और इस तरीके की बातों को आपको भी अपने टीवी चैनल पर कोई स्पेस नहीं देना चाहिए था, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर जब आप 80-20 की बात करते हैं, इसका मतलब आप मुसलमानों के ऊपर आप इस तरीके की टिप्पणी करती है, शर्मनाक है। और मैं इसकी निंदा करता हूं आपके टीवी चैनल पर जो भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी भी मैं निंदा करता हूं। ओके, नुपुर रिस्पॉन्ड करिए। नुपुर शर्मा, जब ताहिर हुसैन के कैंडिडेचर का इन्होंने साथ दिया था, फोटो खिंचवा के यूं किया था, जो प्राइम अक्यूज्ड है दिल्ली के पूरे दंगों की, जिन्होंने आपके आईबी के अफसरों तक की जान ली है, तब आशुतोष जी को हेट स्पीच और हेट क्राइम का और कॉम्युनल राइट्स की सोच नहीं आई, याद नहीं आई। आज बड़बोलापन कर रहे हैं। हालांकि योगी आदित्यनाथ जी ने किसी धर्म का नाम नहीं लिया, लेकिन आज जो हेट स्पीच एंड लव स्पीच के यहाँ पे हमारे को लेक्चर सुना रहे हैं ना मानस जी, जरा पूछिएगा, आपने सही पूछा। इमरान मसूद जब कहता है नरेंद्र मोदी की बोटी बोटी काट दूंगा और उसे अपनी पार्टी में समाजवादी पार्टी जगह दे देती है, तो कहते हैं योगी आदित्यनाथ जी की डेस्परेशन। जी नहीं, समाजवादी पार्टी की डेस्परेशन है, जिनको जिन्ना में भी फ्रीडम फाइटर नजर आ गया था। आजम खान बहुत प्यार बरसा रहा होगा, अतीक और मुख्तार भी बहुत प्यार बरसा रहे होंगे। साफ सी बात तो ये है कि जब ये बकायदा, और उस दिन आपने मानक जी, कुछ दिन पहले हम डिबेट पे थे ना, मैंने आपको न्यूज आर्टिकल भेजा था, 2004 के अंदर मुलायम सिंह सरकार ने बकायदा ऑर्डर दिए थे कि जुम्मे की नमाज के लिए स्कूल को बंद किया जाए। 2013 के अंदर जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, शाहजहांपुर के डीएम ने उसी ऑर्डर को आगे करते हुए स्कूल बंद करवा दिए थे। चाहे छात्र छात्रा हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जुम्मे की नमाज के लिए उनकी पढ़ाई को भी नहीं, तुष्टीकरण का मुद्दा अलग है, लेकिन नुपुर ये 80-20 का मतलब एक बार फिर से समझा दीजिए। ये 80-20 का मतलब आपका क्या है? मानक, आपके चैनल पे ब्लेटेंटली हेट स्पीच दी जा रही है, इसको रोकना चाहिए आपको। ब्लेटेंटली हेट स्पीच दी जा रही है, मुसलमानों के खिलाफ लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही है, इसकी निंदा की जानी चाहिए और जमकर निंदा की जानी चाहिए। और ऐसे पार्टी के प्रवक्ताओं को टीवी चैनल पर बैन किया जाना चाहिए। ऐसे पार्टी प्रवक्ताओं को टीवी चैनल पर बैन करना चाहिए। ये ब्लेटेंटली और ब्रेजनली हेट स्पीच कर रहे हैं। के लिए आपने कैंपेन किया था, इस ये हिसाब से तो ब्लेटेंटली इसको बिल्कुल एनकरेज मानक नहीं करना चाहिए। और मैं सारे टीवी चैनल से कहता हूँ, ऐसे जो भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, किसी पार्टी के प्रवक्ता हो जो इस तरीके से 80 और 20 की बात कर रहे हैं, तो बाइकआउट होना चाहिए, उनका बाइकआउट होना चाहिए, उनको बिल्कुल टीवी पे अलाउ नहीं करना चाहिए। आशुतोष जी का टीवी से बाइकआउट होना चाहिए, बिल्कुल। आशुतोष जी का तो टीवी से बाइकआउट होना चाहिए, आशुतोष जी का तो पूरा पब्लिक लाइफ से गलत बाइकआउट होना बात ये लोग कर रहे हैं। ये जो बात ये कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को इसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को इस बात का कॉग्निजेंस लेना चाहिए कि कैसे टीवी चैनल पर आकर लोग हेट स्पीच कर रहे हैं, बिल्कुल हेट स्पीच कर रहे हैं, उनको बिल्कुल। ओके, ऑलराइट, मेरे पास टाइम भी खत्म हो रहा है। शुचि, एक जाते जाते एक छोटा सा कमेंट मैं आपसे और चाह रहा हूं, माफ करिएगा, आपको ज्यादा टाइम नहीं दे पाया क्योंकि पहले आपकी आवाज नहीं आ रही थी। आज जो प्रियंका गांधी ने अपनी उम्मीदवारों की एक सूची जारी की है, उसके पीछे क्या सोच है? देखिए, पहले तो नुपुर शर्मा जी की गलती नहीं है। आजादी 2014 के बाद मिली है, सृष्टि की रचना 2014 के बाद हुई है। 2014 के बाद ही इनके घर में शौचालय आया, उसके पहले नुपुर शर्मा के घर में सिलेंडर भी नहीं था। जिस स्कूल में पढ़ाई की, जिस अस्पताल में पैदा हुई और जहाँ पे पोलियो पिया होगा, फिर मुझे याद नहीं होगा, लेकिन चूंकि वो एक जहरीली मानसिकता को बिलोंग करती है, उनमें ये बेसिक डिग्निटी और मैनर भी नहीं है कि एटलीस्ट अपने सीनियर्स या किसी भी सीजन्ड पॉलिटिशियन, आइडेंटिफाइड जर्नलिस्ट के साथ कैसे बात किया जाता है। तो खैर ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो ऐसी मानसिकता को बिलोंग करती है। दूसरा, उन्होंने